हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। प्रीवियस वीडियोस या ये वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों, गॉस के जो नियम हैं, गॉस लॉ हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। काफ़ी वीडियोस हम पीछे पढ़ चुके हैं। लगभग आपके ये 5वीं एप्लीकेशन है। हमने सबसे पहले एक स्फेरिकल सेल लिया था, गोलीय कोष, फिर उसके बाद में हमने चालक गोला, और फिर उसके बाद में आपने दोस्तों अचालक गोला, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, और फिर एक इनफाइनाइट लीनियर वायर यानी कि अनंत रेखीय तार। इन सब के लिए आपने दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निर्धारण किया था, कहीं ना कहीं उसको डिटरमाइन किया था और प्रूव भी किया था। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेट। इनफाइनाइट चार्ज प्लेट यानी कि हम एक ऐसी अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, और उस चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। तो सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, मेरे ख्याल से इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रीवियस वीडियो जैसे आपने देखा था, इनफाइनाइट हमने लीनियर जो चार्ज्ड लिया था, चार्ज्ड कंडक्टिंग चार्ज मान लीजिए चाहे, तो हमने जो अनंत रेखीय तार लिया था, उस तार के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी उसमें दो चीज़ें ली थी। सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया था और फिर उसके बाद में परिमाण का। सबसे पहले हमने डायरेक्शन का और फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड का। तो वही काम हम अब करेंगे और वही काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिंपल सा है, रिपीट है, और प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें एकदम सरल है और समझ में भी आ जाएगा। वहाँ आपने वायर लिया था और यहाँ हम ये एक प्लेट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र की दोस्तों हम क्या ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आप कह सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, क्यों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा बड़ा हो जाता है नाम लिखने पर, तो आप विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों अंडरस्टूड है टू डिटरमाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या ले रहे हैं, ये एक अपरिमित समरूप आवेशित यानी कि इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ले रहे हैं। तो कंडक्टिंग प्लेट ये आपने पीछे भी क्लियर किया था, एक कंडक्टिंग स्फेयर लिया था जिनके इनसाइड चार्ज्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन तो हैं, आवेश तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे सरफेस पर होने के कारण इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो वही चीज़ें यहाँ हम ले रहे हैं दोस्तों कि मान लीजिए थोड़ा सा हम तिरछा ही बना सकते हैं सुंदरता के लिए, अदरवाइज सीधा ही बना सकते हो, जैसा भी आपको, लेकिन हम सिंपल सा सीधा सा बना लेते हैं। यूँ इस तरह से डॉट डॉट ये हमने ले लिया है। इसके जो साइड्स हैं, जो इसके एजेस हैं, जो इसके किनारे हैं, वो हमने इनफाइनाइट के रूप में ले लिया है। इनफाइनाइट का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि लंबा चौड़ा है, अनंत दूरी तक फैला हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आगे भी हम काफ़ी एक सोलेनॉइड लेंगे परिनालिका, उसमें भी ये चीज़ क्लियर करेंगे कि जो भी लेंथ है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की कंपेयर में कुछ ज़्यादा है। वैसे ही हम यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मेजर करेंगे, तो वो उसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इस जो कंडक्टिंग प्लेट की जो शेप एंड साइज है उसके कंपेयर में कुछ काफ़ी कम है या ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम चार्ज प्लेट ले रहे हैं, तो चार्ज के लिए आउटसाइड ले लेते हैं, इनसाइड जितने भी हैं आइसोलेटेड मान सकते हो आप इसको। तो अंदर जो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सम ऑफ चार्जेज, टोटल जो चार्जेज हैं उनका चार्जेज की वैल्यू है वो 0 है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से प्लेट है, लाइक एज ए प्लेट है। इस प्लेट पर बाहर की तरफ आउटसाइड जो है चार्जेज, ये हमने इसको दिए हैं, वो हैं आपके, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करें, इसके
मान लीजिए ये इसका एक सेंटर है, इसके सेंटर O से और R डिस्टेंस पर, ये दोस्तों जो डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा 3D है, तो आप इसको थोड़ा एज्यूम करें जैसे आपके ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, या इधर वाली ये आपके एक वॉल है, दीवार है, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पॉइंट हमने ये ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट पर हम क्या करें, ये चार्ज यूँ इस तरह से ले सकते हो आप ऊपर नीचे। तो इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, फिलहाल हम उसकी केवल डायरेक्शन का निर्धारण करें। वो डायरेक्शन पीछे भी क्लियर है, जो भी आपके सरफेस है, जो भी वायर है, ठीक है, चाहे वो जो भी प्लेट है उसके परपेंडिकुलर होती है, वही चीज़ हम यहाँ फिर से प्रूव कर रहे हैं। सिंपल सा है, पीछे थोड़ा कम समझ में आया तो आज फिर से समझ लीजिए। और नेक्स्ट जो है आगे हम नॉन कंडक्टिंग प्लेट पढ़ेंगे, उसमें फिर से क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ हम दोस्तों ये जो पॉइंट P है, इस पर एक छोटा सा टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मेज़र करने के लिए। और ये आपके क्या है दोस्तों, एरिया। तो एरिया सरफेस है, सरफेस का एरिया निकलता है, ठीक है, एरिया के रूप में। तो इसके लिए हम यहाँ जो डेंसिटी लेंगे दोस्तों, वो हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम दोस्तों सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ऊपर लिख देता हूँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q/A, आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ हम दोस्तों इसको क्या करते हैं, जो ये आपके सरफेस है, इसको हम इनफाइनाइटेसिमल एरिया में डिवाइडेड कर देते हैं, डेल्टा S1, डेल्टा S2 या डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ मान लीजिए छोटा सा हमने इसको इस तरह से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ हम डिवाइड कर दिया, और इसका जो एरिया है वो है डेल्टा A1, और इसमें जो चार्ज है वो दोस्तों मान लीजिए छोटा सा एक पॉइंट साइज चार्ज है, वो है डेल्टा Q1। ठीक इसी प्रकार यहाँ हम छोटा सा इसमें और ले लेते हैं, और इसका जो एरिया है दोस्तों वो है डेल्टा A2, और इसमें जो चार्ज है वो डेल्टा Q2 है। ये सारे के सारे चार्ज जो दोस्तों मैंने केवल समझ आपको बताने के लिए लिखा है, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 इक्वल है, क्योंकि ये सारे के सारे चार्ज कैसे हैं, समरूप है। कैसे हैं, इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ये हम ले लेते हैं। अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हो जाएगी डेल्टा E1, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस या टू पॉइंट्स, उसकी अलोंग द डायरेक्शन होती है, इसकी दिशा में हो जाएगी। इसी प्रकार इस पॉइंट के कारण, यानी कि डेल्टा A2 सरफेस एरिया, या इस पॉइंट से यहाँ P1 P2 जो भी आप लेना चाहो, इसके कारण जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी डेल्टा E2 वेक्टर, डेल्टा E2 वेक्टर। क्लियर? और मान लीजिए ये दोनों के दोनों एक सिमेट्रिकल लेंथ के ऊपर हैं, और वो सिमेट्रिकल लेंथ मान लीजिए L है, ठीक है, ये इस तरह से ऊपर नीचे हमने सेम इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इनसाइड भी आप डिवाइड कर सकते हो, आउटसाइड भी आप डिवाइड कर सकते हो, कहीं भी आप इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जहाँ सरफेस इनसाइड है लेकिन वहाँ चार्जेस नहीं है, इसलिए हमने आउटसाइड ले लिया है। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिफरेंट डायरेक्शन में है। यदि सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो सब्सट्रैक्ट हो जाते। डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हम, यानी अलग अलग दिशाओं में होने के कारण, हम इनके घटक लेते हैं, वी टेक द कॉम्पोनेंट। यहाँ मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये L है, ये OP, दोनों के दोनों ट्राइंगल में
क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम ये वाला एंगल थीटा है तो ये दोनों के दोनों एंगल भी थीटा हो जाएंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख एंगल हो गए। तो ये जो डेल्टा E1 जो आपके लाइन है, इसके साथ में ये अदर जो लाइन है ऊपर वाली, जो OP रेखा को हमने आगे की ओर बढ़ाया है, फॉरवर्ड टू OP लाइन, तो ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा दोस्तों डेल्टा E1 cos थीटा। ये आप 11th में मेरे ख्याल से क्लियर कर चुके हो, कंपोनेंट काफ़ी सारे टॉपिकों में यूज में आते हैं। इसी तरह से डेल्टा E2 का भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया थीटा एंगल पर। तो कोई भी क्वांटिटी किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है तो वो उसका कोस थीटा कंपोनेंट होगा। बस ये एक बात आप याद रखें, लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार ये हो गया दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा E2 cos थीटा। और ये जो डेल्टा E1 है जिसके कारण डेल्टा E1 cos थीटा आया है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, तो इसको हमने बीच में ले लेंगे और नीचे की तरफ इसका यानी कि इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो हो जाएगी दोस्तों डेल्टा E1 sin थीटा, डेल्टा E1 sin थीटा। ठीक इसी प्रकार डेल्टा E2 cos थीटा के परपेंडिकुलर दो लाइनें होती हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हम क्यों ले रहे हैं, अपवार्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डेल्टा E2 इनके बीच में आना चाहिए, जो रिजल्टेंट है दोनों कंपोनेंट का। तो ये हो जाएगा दोस्तों डेल्टा E2 sin थीटा। क्लियर है, ये सिंपल सा डायग्राम है। पीछे भी वहाँ आपने एक सिंपल वायर ले लिया था, यहाँ हमने एक कंडक्टिंग चार्ज यूनिफॉर्म इनफाइनाइट, ठीक है, प्लेट ले लिया। तो दोस्तों ये इस तरह से आपने डायग्राम बना दिया है, सिंपल सा है। अब ये सारे के सारे चार्जेस यूनिफॉर्म है, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, डेल्टा E1 डेल्टा E2, डेल्टा E1 डेल्टा E2 आर सेम, सो देयर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक वो भी दोनों के दोनों समान होंगे। जब ये दोनों समान होंगे तो आप देख रहे हो ये दोनों तो एक ही दिशा में जो जुड़ जाएंगे, और ये जो डेल्टा E1 डेल्टा E2 यानी इस पॉइंट को ये डेल्टा E1 ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम है, जिसके कारण अपोजिट और ये सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं, और जो रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो दोनों का दोनों जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, कोस थीटा कंपोनेंट है, इनके सम के ऐड के इक्वल होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों जो प्लेट है, इस प्लेट के परपेंडिकुलर जो लाइन है, OP जो लाइन है, ये प्लेट के परपेंडिकुलर जो लाइन है यानी लंबवत जो रेखा है, उस लंबवत रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। या ये जो OP लाइन है, इस OP लाइन के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, या ये जो प्लेट है इस प्लेट के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो OP रेखा के अनुदिश है। तो आप कैसे भी इसको समझ सकते हो। तो थोड़ा सा वैसे मैथमेटिकल लिखना चाहें तो डेल्टा E वेक्टर इक्वल्स टू सम ऑफ डेल्टा E1 cos थीटा एंड डेल्टा E2 cos थीटा, यानी दोनों विद्युत क्षेत्रों के क्षैतिज घटकों के सदिश योग के बराबर होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब फिर से सुन लीजिए दोस्तों, सिंपल सा है, मैं सारा का सारा आपको फिर से समझाता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ और इंग्लिश में समझाता हूँ। कि माना कि एक अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट लेते हैं जिसके केंद्र O से तल के लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे। इसके लिए इस केंद्र O से सिमेट्रिकल, ठीक है, सममित रूप से ऊर्ध्वाधर ऊपर की और नीचे की तरफ समान L लंबाई पर दो क्षेत्रफल अल्पांश डेल्टा A1 और डेल्टा A2 लेते हैं, जिनमें उपस्थित आवेशों डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा डेल्टा E1 वेक्टर और डेल्टा E2 वेक्टर होती है, जो कि दोस्तों
अलग अलग दिशाओं में है। एक इस पॉइंट को इधर खींच रहा है, यानी इस क्यू नॉट जो टेस्टिंग चार्ज है, एक इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये क्यू नॉट जाए किधर, इसके साथ जाए या इसके साथ, तो थोड़ा सा भ्रमित हो गया, डाइवर्ट हो गया। इसलिए हम इसके कंपोनेंट लेते हैं। तो अलग अलग दिशाओं में होने के कारण हम इनके घटक लेंगे, ठीक है। तो जो 36 घटक हैं वो होंगे डेल्टा E1 cos थीटा और डेल्टा E2 cos थीटा, दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा E2 sin थीटा और डेल्टा E1 sin थीटा समरूप आवेशित हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र भी समान होगा और इनके जो 36 घटक हैं वो भी समान होंगे और जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो भी समान होंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक समान और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होती है। या फिर इसको आप यूं भी कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है समरूप आवेशित चालक प्लेट के लिए वो पृष्ठ के लंबवत या ओपी रेखा के अनुदिश होती है। ये जो मैंने आपको बाद में बताया है, ये सारी की सारी आप थ्योरी इजीली लिख सकते हो। इन ऑन लैंग्वेज लिखो तो ज़्यादा बेटर है, समझ में भी आएगी और याद भी हो जाएगी। बुक में थोड़ा और अलग मिल सकता है, और कोई बुक में देखोगे तो अलग मिल जाएगा, और कोई नोट्स में देखेंगे तो अलग मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स वी कंसीडर द इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग प्लेट एंड वी टेक the point P to determine the electric field direction of electric field, which is the point P is perpendicular to conducting plate from the distance R of origin O, and to determine the electric field on point P, we divided the conducting charge infinite plate in infinitesimal areas sequentially, डेल्टा A1 वेक्टर, डेल्टा A1, डेल्टा A2, या वेक्टर भी बोल सकते हो, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। And on the infinitesimal या partial area have the charges डेल्टा Q1, डेल्टा Q2। अब इसमें खूब सारे चार्जेस यहाँ इतने सारे ले लेते हैं, उनकी सबकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, इन सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। वो सारे के सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। So the electric field intensity on point P due to the infinitesimal area delta A1 or delta Q1, we can say delta E2 vector, and the other electric field on point P due to the delta Q2 and delta A2, the electric field delta E2 vector, and these electric field delta E1 vector and delta E2 vector are different directions. So we take the component, and the horizontal component delta E1 and delta E1 cos theta, delta E2 cos theta, and vertical component are delta E1 sin theta and delta E2 sin theta. If you know very well, and it's clear that the charge of conducting plate are uniform, so the electric field delta E1 vector and delta E2 vector are equal. So the vertical component are equal and opposite, so they will be cancel each other. So the resultant electric field is equal to the sum of horizontal component of electric field. So conclude, that is, we can say that the direction of electric field always perpendicular to the conducting plate or along the direction of OP line. क्लियर? तो आई होप ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको क्लियर हो गई होगी, इसका निर्धारण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विद्युत क्षेत्र के परिमाण का इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो दोस्तों समझ में आया है? सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।